हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद आशीष यूनिट 1। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा यूनिट 1 की इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग। जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखा था, उसमें मैंने ब्लॉक डायग्राम पढ़ाया, उसके ईच कंपोनेंट पढ़ाया, कंप्यूटर सिस्टम पढ़ाया और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मेमोरी हायरार्की क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है प्रोग्राम वगैरह, इसमें रजिस्टर क्या होता है, ये सब कैची मेमोरी क्या होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको अपनी वीडियो में पढ़ाऊंगा। मेमोरी हायरार्की स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मेमोरी का मतलब होता क्या है, या फिर मेमोरी में कितने टाइप की मेमोरी होती है, मेमोरी में कैसे डाटा स्टोर होता है वगैरह वगैरह मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, मेमोरी हायरार्की। मेमोरी का मतलब होता क्या है? Memory in a computer, memory refers to the physical device used to store program or data on the temporary or permanent basis for use in other or computer or other digital electronics device। देखिए कंप्यूटर में क्या होता है, मेमोरी इंस्टॉल होती है। मेमोरी एक फिजिकल डिवाइस होता है जो कि जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो एक तरह का डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है मेमोरी। ठीक है, देखिए मेमोरी का मतलब क्या होता है कंप्यूटर में? फिजिकल डिवाइस, जैसे कि मैंने बताया, इसको यूज करा जाता है स्टोर मतलब कहीं पे जाके जमा करना, या फिर उसको एक तरह से स्टोर मतलब उसको एक तरह से रखना, ये मतलब होता है। ठीक है, स्टोर सा प्रोग्राम और डाटा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था डाटा का मतलब क्या होता है। डाटा का मतलब होता है, जैसे लिखा है 5+4, ये एक डाटा है, ये एक तरह का डाटा है। ठीक है, देखिए यूज टू स्टोर्स प्रोग्राम और डाटा ऑन द टेम्पररी और अ परमानेंट बेसिस, यानी मुझे ये डाटा टेम्पररी स्टोर करना है या फिर हमेशा के लिए स्टोर करना है, इसके बेसिस पे हम स्टोर करते हैं मेमोरी में। इसके बेसिस पे हम टेम्पररी मेमोरी में या फिर परमानेंट मेमोरी पे स्टोर करते हैं। इस डाटा को टेम्पररी में स्टोर करना है कि परमानेंट में स्टोर करना है। ठीक है, फॉर अ यूज इन अ कंप्यूटर में हमें कैसे यूज करना है अपने डाटा को, टेम्पररी में स्टोर करना है कि परमानेंट में स्टोर करना है, उस हिसाब से हम यूज करते हैं। और अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसा कि आप जानते हैं और भी जितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उन सब के अंदर मेमोरी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारा फ़ोन हो गया, जैसे एग्जांपल हमारा फ़ोन हो गया। ठीक है, हमारा फ़ोन हो गया, उसमें क्या होता है कि मेमोरी लगी होती है, वो एक तरह का फिजिकल डिवाइस होता है, फ़ोन के अंदर लगा रहता है मेमोरी। ठीक है, हम उसके अंदर कोई भी चीज़ें स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने अपनी फ़ोटो, फाइल, ये सब चीज़ें कहाँ जाके स्टोर होती है? रैम, रोम वगैरह में। रैम में स्टोर नहीं होती, रैम तो टेम्पररी मेमोरी है, वहाँ पे मेरा डाटा वैनिश यानी गायब हो जाता है कुछ देर बाद, जैसे आपका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाएगा या बंद पड़ जाएगा। लेकिन जो आपकी सारी फोटो वगैरह आप कहाँ स्टोर करते हो? आप रोम में स्टोर करते हो, जो कि सेकेंडरी मेमोरी होती है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। मेमोरी हायरार्की का मतलब क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की, उसका मतलब क्या होता है ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मेमोरी हायरार्की, द टोटल मेमोरी कैपेसिटी ऑफ अ कंप्यूटर कैन बी विजुअलाइज्ड बाय अ हायरार्की ऑफ अ कंपोनेंट। देखिए हम टोटल मेमोरी कैपेसिटी यानी टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी को, कंप्यूटर की जो टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी है, यानी कि कंप्यूटर कितनी कितनी उस कंप्यूटर की कितनी स्टोरेज है, वो कितनी अमाउंट ऑफ मेमोरी को स्टोर कर सकता है, हम समझ सकते हैं इस चीज़ को, विजुअलाइज यानी देख सकते हैं इस चीज़ को बाय हायरार्की ऑफ अ कंपोनेंट। यानी एक पिरामिड सा होता है। ठीक है, एक पिरामिड होता है, यहाँ पे होता है रजिस्टर। ठीक है, यहाँ पे होता है कुछ मेन मेमोरी होती है और भी बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। तो ये सिस्टम बना हुआ है ना, ये एक तरह का हायरार्की है, और इस पूरे को कहेंगे हम मेमोरी हायरार्की।
ठीक है, मेमोरी हायरार्की लिख लेना अपनी मर्जी से, आप समझ जाओगे। ठीक है, ठीक है, मेमोरी हायरार्की। अब देखिए ये हर एक कंपोनेंट, ये जो एक कंपोनेंट है फिर दूसरा कंपोनेंट है, यहाँ पे सेकेंडरी स्टोरेज होती है इस वाले बॉक्स में। ये जो कंपोनेंट है ना, ये इस कंपोनेंट के थ्रू हम समझ सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हर एक कंपोनेंट कितनी कितनी अमाउंट ऑफ स्टोरेज रखता है, यानी कितना कितना वो स्टोर कर सकता है। यही मेमोरी हायरार्की हमें बताता है। ठीक है, अब देखिए मेमोरी हायरार्की सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द स्टोरेज डिवाइस। ये मेमोरी हायरार्की है, ये किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, या सारे स्टोरेज डिवाइस, यानी रजिस्टर भी एक स्टोरेज डिवाइस है, मेन मेमोरी भी एक स्टोरेज डिवाइस है, फिर मैग्नेटिक टेप आता है, मैग्नेटिक डिस्क आता है। ठीक है, सेकेंड इन दोनों को हम सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं, मेमोरी टेप और सॉरी मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क को। ठीक है, ये जो ये सिस्टम है मेमोरी हायरार्की का, ये किस चीज़ से बना होता है, सारे स्टोरेज डिवाइस से बना होता है, इसलिए यहाँ लिखा गया है द मेमोरी हायरार्की सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल स्टोरेज डिवाइस। ठीक है, कंटेन इन अ कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम, यानी यहाँ से फ्रॉम स्लो ऑक्सिलरी मेमोरी, यानी यहाँ पे जो मेमोरी होती है ना वो सबसे स्लो होती है। ये बताऊंगा इन सब का मतलब क्या होता है। स्लो मेमोरी, स्लो यानी उस यहाँ यानी यहाँ पे जो मेमोरी होती है सबसे स्लो होती है। ठीक है, फ्रॉम स्लो मेमोरी टू फास्ट मेमोरी, यहाँ पे जो रजिस्टर होता है सबसे फास्ट होता है वो। ठीक है, उसका एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, बताऊंगा एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है। ठीक है, एंड टू स्मॉलर मेमोरी और कैची मेमोरी। स्मॉलर मेमोरी को हम, कैची मेमोरी को ही हम स्मॉलर मेमोरी कहते हैं। ठीक है, इसके रजिस्टर के यहाँ कहीं होती है कैची मेमोरी, भी बनाऊंगा सब। ठीक है, हाँ देखिए मैंने क्या बताया कि पिरामिड में ऑल द स्टोरेज डिवाइस होते हैं, मेमोरी पिरामिड या मेमोरी हायरार्की कह लो, जो भी कह लो। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो मेमोरी होगी सबसे स्लो होगी, यहाँ पे जो मेमोरी होगी सबसे फास्ट होगी। तो यही हायरार्की यही बताता है कि स्लो मेमोरी से फास्ट मेमोरी तक का सारा स्टोरेज बताता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं मेमोरी हायरार्की का जो सिस्टम है वो मैंने बनाया। ठीक है, यह एक पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखिए मेमोरी हायरार्की को हम वेरियस लेवल ऑफ मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग लेवल पर अलग अलग मेमोरी का स्टोरेज कैपेसिटी है। ठीक है, देखिए ये जो एरो है ना, ये डिग्रीज का साइन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, टीबी का मतलब है टेराबाइट। अब देखिए सबसे ऊपर जो रहता है हायरार्की में वो होता है रजिस्टर, सबसे छोटा होता है रजिस्टर, इतना सा होता है। ठीक है, इतना सा होता है, देखिए। ठीक है, और सेकंड पे आता है कैची मेमोरी, यहाँ लिख लेना आप मेमोरी। ठीक है, ये भी एक तरह के मेमोरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है। उसकी जो हम कैपेसिटी है वो हम स्टोरेज कैपेसिटी है, जैसे कि हम वाटर को नापने के जो कैपेसिटी है वो लीटर में नापते हैं हम, तो ऐसे ही स्टोरेज कैपेसिटी को हम केबी या फिर मेगा बाइट में नापते हैं। केबी यानी किलोबाइट, मेगा यानी मेगाबाइट। ठीक है, मेन मेमोरी, जो मेन मेमोरी होती है जिसको हम रैम भी कहते हैं, रैम RAM, ये नॉन वॉलेटाइल सॉरी ये वॉलेटाइल मेमोरी होती है, यानी इसमें लाइट जैसे हमारा पावर कट ऑफ होता है, जो भी हम सारा काम कर रहे होते हैं रैम पे कर रहे होते हैं, वहाँ से ऑटोमेटिकली जो भी डाटा या फिर प्रोग्राम होता है या फिर कुछ भी हम काम कर रहे होते हैं वो वहाँ से ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है पावर कट के बाद। उसे हम मेन मेमोरी कहते हैं। इसकी जो स्टोरेज होती है वो हम गीगाबाइट में नापते हैं। ठीक है, अब आता है मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। इन दोनों को हम ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी बस नाम है जस्ट। ठीक है, और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी वो हम नापते हैं टेराबाइट में। ठीक है, देखिए ये जो मेमोरी हायरार्की सिस्टम है, आपको इसमें ज़्यादा कुछ डीपली घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा जानिए, क्योंकि पेपर में कभी भी आए आप अटेम्प्ट कर सकें। आप जैसे कंप्यूटर फील्ड में आगे बढ़ते जाएंगे आप खुद ब खुद समझते जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जितना बता रहा हूँ उतना ही बहुत है, पेपर के लिए भी आपकी नॉलेज के लिए भी उतना बहुत है। ठीक है, देखिए हाँ कहाँ पे था मैं, देखिए मैंने ये एरो बनाया है। पेपर में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है तो ये एरो जरूर बनाना है आपको। ये एरो देखो, ये एरो इंक्रीज का साइन इंडिकेट कर, यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे स्पीड एंड कॉस्ट बढ़ेगी, यानी
सबसे सस्ता ये आता है, फिर बहुत महंगा ये आता है, फिर उससे ज़्यादा महंगा, उससे ज़्यादा महंगा, उससे ज़्यादा कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी। सबसे महंगा रजिस्टर आता है। रजिस्टर आप खरीद ही सकते हो, लेकिन बता रहा हूँ मैं, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। इन दोनों चीज़ को आप खरीद सकते हैं, इन तीनों चीज़ को। ठीक है, देखिए स्पीड भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, यानी एक्सेस टाइम बढ़ता जाएगा। एक्सेस टाइम का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, एक्सेस टाइम यानी मेमोरी का पहुंचना। मेमोरी का पहुंचने का मतलब ये है कि मान लो ये सीपीयू है, ठीक है, एक सीपीयू है, सीपीयू है, ठीक है। सीपीयू को क्या है कि सीपीयू के अंदर मेमोरी है, ठीक है। अब मतलब मतलब रैम क्या कहते हैं, सीपीयू के अंदर एक मेमोरी है, यानी फिजिकल डिवाइस है जो कि स्टोरेज का काम कर रही है। कोई भी मेमोरी हो सकती है, वो चाहे कैची वो, ठीक है, वो चाहे कैची मेमोरी हो सकती है, मेन मेमोरी हो सकती है, या फिर हार्ड डिस्क हो सकती है, कोई भी हो सकती है। मान लो मेरा कोई डाटा हार्ड डिस्क में पड़ा है, मुझे ना चाहिए, ठीक है। सीपीयू क्या करेगा, उससे डाटा लेगा, ठीक है, अपने कमांड के थ्रू जैसे भी लेगा, तो वहां से सीपीयू तक डाटा आना तक जो टाइम होता है पहुंचने का, उसी को हम एक्सेस टाइम कहते हैं, ठीक है, मेमोरी का पहुंचना। अगर अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो स्पीड है वो इंक्रीज हो रही है, यानी यहाँ से यहाँ तक एक्सेस टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी एक्सेस टाइम घट रहा है, एक्सेस टाइम घट रहा है, यानी इस वाले एरो में स्पीड इंक्रीज हो रही है, यानी स्पीड बढ़ रही है, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल समझ लो, एक्सेस टाइम कम हो रहा है, ठीक है। यानी ये मैंने 1 एक्सेस टाइम लिखा हुआ है। देखिए जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी एक्सेस टाइम कम होगा, यानी मैं जैसे जितनी जल्दी मैं कम समय लगाऊंगा, यानी जितनी जल्दी ये सारे मेमोरी या मेमोरी डिवाइस कम समय लगाएंगे मेमोरी को लेने में, उतना ज़्यादा स्पीड बढ़ेगा, ठीक है, यही मतलब है। अब हाँ, अब ये देखिए एक और ट्रिक है, स्टोरेज एंड साइज डिक्रीज होगा, यानी जैसे हम ऊपर से नीचे आएंगे स्टोरेज बढ़ेगी एंड साइज, और क्या कहते हैं, देखिए स्टोरेज बढ़ेगी, यानी स्टोरेज का जो यहाँ से स्टोरेज सॉरी स्टोरेज बढ़ेगा, मतलब देखिए स्टोरेज बढ़ेगा, साइज डिक्रीज होगा। स्टोरेज यानी स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ेगी, यानी मान लो देखो सबसे बड़ा ये होता है टेराबाइट, फिर इसके बाद सबसे बड़ा ये होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इसकी भी स्टोरेज होती है, बहुत ज़्यादा होती है, इससे ज़्यादा ही होती है। फिर भी मैं एक जस्ट एग्जांपल बता रहा हूँ कि देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक डिस्क की जो स्टोरेज होती है वो इस रजिस्टर, कैची, मेन मेमोरी से ज़्यादा होती है। इसकी स्टोरेज इससे 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 इन सबसे ज़्यादा होती है, यानी हम सबसे ज़्यादा जो डाटा है वो इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि स्टोरेज एंड साइज, स्टोरेज बढ़ेगा, साइज भी बढ़ेगा, ठीक है। साइज मतलब क्या कहते हैं, साइज मतलब देखिए रजिस्टर इतना छोटा होता है और मैग्नेटिक डिस्क इतना बड़ा होता है, तो वही मैं कह रहा हूँ कि साइज बढ़ेगा, ठीक है। ये डिक्रीज वाला साइन छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं है, ये मैंने गलत लिखा है, इसे रब कर दीजिए। चलिए अब हम आ गए हैं जो मैंने बताया था कि मेमोरी हायरार्की में अब उनका जो मेमोरी लेवल्स है उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे बॉटम वाला लेवल था ऑक्सिलरी मेमोरी, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ऑक्सिलरी मेमोरी देखिए मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड डायग्राम बनाया है, तो आप अपना डायग्राम खोल लेना और उसे समझ लेना जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात ऑक्सिलरी मेमोरी, इट इज द स्लोएस्ट मेमोरी, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्लो मेमोरी होती है, यानी मैंने लिखा हुआ यहाँ पर इट्स डाटा एक्सेस टाइम इज जनरली 1000 टाइम्स दैट ऑफ मेन मेमोरी, यानी
ये जो मेन मेमोरी है ये मेन मेमोरी, ठीक है, और ये रही ऑक्सिलरी मेमोरी, ये दोनों, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी का जो डाटा एक्सेस टाइम होता है, यानी डाटा पहुंचाने का टाइम या फिर ऑक्सिलरी मेमोरी में से डाटा लेने का टाइम, वो बहुत ही ज़्यादा स्लो होता है, ठीक है, 1000 टाइम्स दैट ऑफ द मेन मेमोरी, यानी जो मेन मेमोरी होती है वो बहुत फास्ट होती है, ठीक है। ऑक्सिलरी मेमोरी की जो डाटा एक्सेस टाइम मैंने जैसे बताया बहुत स्लो होता है, यानी हम जल्दी से डाटा किस में से ले सकते हैं, हम मेन मेमोरी में से ले सकते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी में से हम जल्दी से डाटा नहीं ले सकते, उसमें 1000 टाइम्स ज़्यादा टाइम लगता है मेन मेमोरी से डाटा लेने में, ठीक है। आते हैं हम मेन मेमोरी पे। इट ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोजीशन, देखिए सेंट्रल पोजीशन है क्योंकि बिकॉज इट इज इक्विप्ड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू। देखिए इक्विप मतलब बताया जाता है, ठीक है, इस मेन मेमोरी को बताया जाता है या जो भी बताता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कि तुम डायरेक्टली कम्युनिकेट, यानी डायरेक्टली बातचीत या फिर डायरेक्टली तुम सीपीयू की बात मानोगे या फिर डायरेक्टली सीपीयू तुम्हें कमांड देगा, ठीक है, ये मतलब है। इट डायरेक्टली बिकॉज इट इज इक्विप्ड टू कम्युनिकेट डायरेक्टली विद द सीपीयू, मैंने लिखा देगा, एंड विद ऑक्सिलरी मेमोरी डिवाइस विद द हेल्प ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। या तो फिर ये मेन मेमोरी डायरेक्ट कम्युनिकेट करेगी किसको, मान लो मुझे कोई डाटा चाहिए, ठीक है, वो मेन मेमोरी में मैं मान लो कोई काम कर रहा हूँ, यानी मैं कोई काम कर रहा हूँ मेन मेमोरी में खुला हुआ और वही डाटा मैंने ऑक्सिलरी मेमोरी में सेव करके रखा हुआ है। अब मान लो लाइट चली गई या फिर पावर कट ऑफ हो गया, मुझे वो डाटा चाहिए। अब रैम में तो डाटा रहा नहीं क्योंकि रैम ऑटोमेटिकली, रैम में जो भी डाटा होता है हम जो भी काम कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली वैनिश हो जाता है वो कुछ देर बाद, लाइट पावर कट ऑफ होने के बाद या जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी चीज़ें हो, ठीक है। फिर क्या होता है कि हाँ, तो अब मुझे वही डाटा मुझे चाहिए अभी फिलहाल के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैं इनपुट डिवाइस के थ्रू, यानी जो इनपुट कोई कमांड वगैरह दूंगा या कुछ भी लिखूंगा या माउस से क्लिक करूंगा, फाइल खोलूंगा, ठीक है, प्रोसेसर की हेल्प से ये सारा काम प्रोसेसर करता है। तो प्रोसेसर, ठीक है, हाँ, तो प्रोसेसर और इनपुट डिवाइस मिलके मेरी जो बातचीत है वो डायरेक्टली ऑक्सिलरी मेमोरी से करवाएंगे। ऑक्सिलरी मेमोरी फिर क्या करेगा, मुझे मेन मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, हाँ, तो मुझे वहां से मैं उस डाटा को ले सकता हूँ किसको आगे फर्दर यूज के लिए, ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर विद ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। तो मेन मेमोरी इस तरह कम्युनिकेट करता है ऑक्सिलरी मेमोरी से, ठीक है। When the program is not residing in a main memory, मान लो कोई भी प्रोग्राम है मेन मेमोरी में नहीं ठहरा हुआ है, यानी वो वहां से वैनिश हो गया है, ठीक है। एट दैट टाइम CPU इज नीडेड, CPU को काम करने की जरूरत है, ठीक है। देन दे आर बॉट फ्रॉम अ ऑक्सिलरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी से उसको लाया जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया था कि मान लो मेरा कोई प्रोग्राम है वो 010101 की फॉर्म में, ठीक है, लाइट चली गई, ये प्रोग्राम गायब हो गया, लेकिन मैंने इस प्रोग्राम को सेव करके रखा हुआ है ऑक्सिलरी मेमोरी में। अब क्या होगा कि मैं फिर से ऑक्सिलरी मेमोरी से ये प्रोग्राम लूंगा और ये प्रोग्राम कहाँ पे आके रन होगा, रैम में, यानी फिर से मेन मेमोरी में आके रन होगा, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो सारा काम या सारा जो भी हम काम करते हैं वो एक तरह से रैम में सब कुछ आके खुलता है। रैम ही एक तरह से स्टोरेज प्रोवाइड करता है काम करने के लिए, ठीक है, उसी को हम मेन मेमोरी कहते हैं या फिर उसी को हम क्या कहते हैं, मेन मेमोरी कहते हैं। तो ये जो मैंने बताया है कि काम कैसे होता है, मेन मेमोरी कैसे क्या कहते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी से कम्युनिकेट करता है, कैसे बातचीत करता है या फिर कैसे उसको क्या कहते हैं डाटा चाहिए होता है, ठीक है, कोई भी काम करने के लिए। तो इस लाइन का मतलब मैंने यही बताया, ठीक है, ये मतलब है। अब देखिए आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं कि कौन कैसे कम्युनिकेट करता है या किसका जो कमांड होती है वो किस मेमोरी पे होती है, ठीक है। देखिए मैग्नेटिक डिस्क और टेप इनपुट आउटपुट डिवाइस या फिर प्रोसेसर के थ्रू ये दोनों मिलकर इन दोनों से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। मेन मेमोरी किसको कम्युनिकेट करती है, यानी CPU मेन मेमोरी को कमांड दे सकता है, CPU
कैची मेमोरी को कमांड दे सकता हूँ। मान लो मुझे इन दोनों में से कुछ भी चाहिए, मान लो इन दोनों के अंदर मेरी कुछ स्टोर करके रखा हुआ है, ठीक है, मैंने कुछ स्टोर करके रखा हुआ है, तो इन दोनों में से मुझे डाटा चाहिए अपना, तो वो कौन ला के देगा मुझे? सीपीयू इन दोनों से कम्युनिकेट करके मुझे ला के देगा, ठीक है। अब देखिए, मान लो मेन मेमोरी को कुछ चाहिए, तो मेन मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस के थ्रू या फिर प्रोसेसर के थ्रू ये दोनों मिलकर मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप से कम्युनिकेट करते हैं और फिर ये लोग मेन मेमोरी को ला के देते हैं, ठीक है, कुछ भी काम करने के लिए, अपना डाटा या प्रोग्राम जो भी कर लो। समझ गए आप बंदा? चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैची मेमोरी रजिस्टर, ठीक है। कैची मेमोरी क्या होती है? देखिए, सबसे पहली बात, कैची मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है मेन मेमोरी और ऑक्सिलरी मेमोरी से। इट इज़ यूज टू स्टोर अ प्रोग्राम और डाटा विच इज़ करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इन द सीपीयू। कैची मेमोरी तब यूज़ करी जाती है जब सीपीयू के अंदर कोई प्रोग्राम करेंटली चल रहा हो या फिर एग्जीक्यूट होने वाला हो या फिर एग्जीक्यूट हो रहा हो, ठीक है। इट इज़ यूज टू स्टोर अ प्रोग्राम और डाटा विच इज़ करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड इन अ सीपीयू। आपको इसमें सिर्फ इतना, ये जो मैंने लिखा हुआ है सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है, आपको बिल्कुल भी डीपली जानने की ज़रूरत नहीं है कैसे काम करता है, अंदर कैसे दिखता है, क्या मतलब कैसे जाता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, पहले प्रोग्राम कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, क्या करने का, कुछ जानने की जरूरत नहीं। जितना मैंने भी आपको अपनी पिछली वीडियो और इस वीडियो में पढ़ाया है सिर्फ उतना बहुत है, ठीक है। मेन पर्पस ऑफ कैची मेमोरी इज टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ आवर प्रोसेसिंग, यानी कोई डाटा या फिर कोई प्रोग्राम मेरा एग्जीक्यूट होने वाला है, उसको जितनी जल्दी हो सके एग्जीक्यूट, जितनी जल्दी हो सके वो चल जाए या फिर, ठीक है, चल जाए सीपीयू के अंदर। तो कैची मेमोरी का मेन पर्पस होता है, ठीक है, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग को इंक्रीज करना, यानी जो भी मैं उसके अंदर इनपुट प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है, क्या जैसे मान लो मैं इंट लिखा है ए एंड बी, ये चीज़ आपको आगे समझ में आएगी, ठीक है। तो ए के अंदर जितनी जल्दी हो सके मैं डाटा अपना या फिर कोई भी वैल्यू पुट करा दूं, या फिर बी के अंदर कोई भी जितनी जल्दी हो सके वैल्यू पुट करा दूं, ये सब कैची मेमोरी करता है। कैची मेमोरी जितनी जल्दी हो सके एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम की जो प्रोसेसिंग है उसकी स्पीड को बढ़ा देता है। मान लो मैं जितनी जल्दी वैल्यू डालूंगा उतनी जल्दी मेरा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, तो उतनी जल्दी में रिजल्ट आएगा, तो यही मतलब है, ठीक है। रजिस्टर, देखिए रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर इज अ स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी इन सीपीयू। रजिस्टर की स्पीड सबसे 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 ज्यादा होती है, नैनो सेकेंड, नैनो सेकेंड इस, ठीक है, स्पीड सेकेंड से भी बहुत छोटा है, नैनो सेकेंड की स्पीड में इसमें डाटा एक्सेस होता है। हाँ था ना, हाई स्पीड मेमोरी होती है सीपीयू में, यूज टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। देखिए रजिस्टर जो होता है, आपको लाइंस पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि यूज करा जाता है जल्दी स्टोर और ट्रांसफर ऑफ डाटा या किसी भी इंस्ट्रक्शन को। डाटा आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय द सीपीयू। सीपीयू को जो डाटा इमीडिएट चाहिए होता है, जो बहुत जल्दी चाहिए होता है, नैनो सेकंड के अंदर चाहिए होता है, कोई भी इंस्ट्रक्शन चाहिए होती है, वो रजिस्टर से ले लेता है वो तुरंत। being used immediately by the CPU, ठीक है। रजिस्टर uses the cell to hold bit that is called flip flop। देखिए सबसे पहली बात, जो रजिस्टर होता है कॉम्बिनेशन होता है किसका? फ्लिप फ्लॉप का। फ्लिप फ्लॉप, बहुत सारे फ्लिप फ्लॉप होते हैं इसके अंदर, ठीक है, फ्लिप फ्लॉप। अब देखिए एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को यूज करता है, यानी वन बिट, वन फ्लिप फ्लॉप इक्वल टू वन बिट, ठीक है। वन फ्लिप फ्लॉप इक्वल टू वन बिट,
यानी एक फ्लिप फ्लॉप एक बिट को लेगा। ठीक है, अब देखिए रजिस्टर जो होता है छोटे 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 सेल से बना होता है। मान लो ये रजिस्टर है, ठीक है, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे छोटे छोटे सेल है। यानी ये एक बिट हो गया तो एक फ्लिप फ्लॉप, 2 बिट हो गया 2 फ्लिप फ्लॉप, तीसरा बिट हो गया 3 फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, ऐसे ऐसे करके ये पूरा कॉम्बिनेशन बन के रजिस्टर बनता है। अब देखिए रजिस्टर की कैपेसिटी कैसे हम दिखाते हैं, रुकिए रुकिए एक मिनट। ठीक है, रजिस्टर की कैपेसिटी हम कैसे दिखाते हैं, जो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी होती है हम कैसे यूज करते हैं। देखिए मान लो मेरे पास रजिस्टर है 2 बिट का, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 2 बिट है और हर एक फ्लिप फ्लॉप के अंदर 1 बिट होता है। तो यही नाम, इसी का नाम रजिस्टर की स्टोरेज को या फिर स्टोरेज कैपेसिटी को दिखाता है। ठीक है, वैसे ही 3 बिट का रजिस्टर होता है, 4 बिट का रजिस्टर होता है, 6 बिट का रजिस्टर होता है। ठीक है, ये मतलब है। अब हाँ देखिए, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया था कि हम हायरार्की में सारी जितनी भी क्या कहते हैं वेरियस लेवल ऑफ मेमोरी है, हम एक मतलब मान लो हम ये अलग अलग टाइप की मेमोरी क्यों यूज करते हैं, वेरियस लेवल ऑफ मेमोरी क्यों यूज करते हैं। देखिए हम वेरियस लेवल ऑफ मेमोरी इसलिए यूज करते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो वर्क करता है, अगर देखिए कंप्यूटर जो वर्क करता है, देखिए मैंने लिखा हुआ है हायरार्की वर्क्स। कंप्यूटर का जो हायरार्की सिस्टम में वर्क करता है इफ डेटा एक्सेस टाइम इज क्वाइट लार्ज। यानी अगर थोड़ा सा देर रुक के अगर हम डेटा को एक्सेस करें या फिर डेटा को ले, तो इससे कंप्यूटर एफिशिएंट वर्क करता है। यानी अगर हम मतलब थोड़ा टाइम चाहिए होता है कंप्यूटर को डेटा लेने के लिए, डेटा देने के लिए। ठीक है, अगर वो टाइम बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा तो कंप्यूटर एफिशिएंटली वर्क नहीं करेगा, ये ऐसी है। ठीक है, और देखिए और हाँ, अगर हम हायरार्की सिस्टम ना यूज करें तो इससे कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, ताकि कॉस्ट एक तरह से बैलेंस रहे, जिसकी वजह से हम हायरार्की सिस्टम यूज करते हैं। ठीक है, हायरार्की सिस्टम बैलेंस रहे, सॉरी कॉस्ट बैलेंस रहे। अगर कॉस्ट ऊपर ज़्यादा नीचे हो जाएगा तो इस तरह ऐसे तो फिर कोई भी कंप्यूटर नहीं खरीदेगा। ठीक है, तो इसलिए कॉस्ट प्लस था कि हाँ डाटा एक्सेस टाइम और कॉस्ट को बैलेंस कर सके, इसकी वजह से हम हायरार्की सिस्टम यूज करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मुझे नीचे कमेंट करके बोलिए कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी आ रही है, मतलब अच्छा लग रहा है कि मेरा कंटेंट अच्छा है कि नहीं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। अगर नहीं अच्छा है तो मेरे को मैसेज करिए, मैं और इससे भी अच्छा कंटेंट बनाऊंगा।